नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम के जो खास मेहमान हैं, हरियाणा की सियासत के कद्दावर नेता हैं। कुछ लोग इन्हें दबंग नेता के तौर पर जानते हैं तो कुछ लोग इन्हें जुबान का धनी और मन के सच्चे व्यक्ति के तौर पर मानते हैं। ताऊ देवीलाल की राजनीति को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अभय सिंह चौटाला जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपसे हरियाणा की सियासत को लेकर बात करनी है, सरकार के कामकाज को लेकर बात करेंगे, विपक्ष की भूमिका पर भी चर्चा होगी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले आपसे। इनेलो में अलग अलग पदों पर आप रहे, जिम्मेदारी आपने संभाली, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरी पार्टी की कमान आप आधिकारिक तौर पर संभाल रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती आपके सामने है? देखो, संगठन चलाना जो है राजनीति में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। संगठन का मतलब है आपको बहुत सारी चीज़ों पर निगाह रखनी है। अच्छे लोगों को चुनना, अच्छे लोगों को जिम्मेवारियां देना और उसके साथ साथ पार्टी को जो ढांचा तैयार किया जाता है, जो आपकी एक लाइन बनी हुई है कि हमने किन नीतियों को आगे बढ़ाना है, उन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से जानने की ज़रूरत होती है। मैंने संगठन में चौटाला साहब के साथ काम किया। मैंने चौटाला साहब को बहुत नज़दीक से देखा संगठन को बनाते हुए। चौधरी देवीलाल जो थे वो मासिज नेता थे, वो संगठन के माध्यम से आगे नहीं बढ़े कभी। उनकी तो लोगों में एक अपने आप में एक बड़ी पहचान थी, ताऊ के नाम से थी। लोग उन्हें जहाँ भी जाते थे उनका अलग तरीका था राजनीति करने का भी। किसी भी गांव में गए, रात को कहीं किसी घर में जा कर के, चौपाड़ में जा कर के किसी घर पे जाके रुक गए, और दिन में चलते चलते कहीं 10 आदमी बैठे, वहीं रुक गए, होके की घूंट मार ली, गांव के लोगों से पूछ लिया सब ठीक चल रहा है भाई। उन्होंने तो लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने संगठन खड़ा किया, और वो जब संगठन की बात आती थी तो कई चीज़ों पे चर्चा करते थे। एक तो विशेष रूप से चर्चा करते थे पश्चिमी बंगाल की, कि पश्चिमी बंगाल में ज्योति बाबू का जो राज है वो संगठन के बलबूते पे है। और कहते थे मेरी भी इच्छा है कि हरियाणा में अपनी पार्टी का संगठन, ऐसा मजबूत संगठन खड़ा करूं जो सत्ता में ना हो तो भी ताकतवर रहे। और आज जो उन्होंने संगठन खड़ा किया था उसी के बलबूते पे आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता से तो दूर है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो पदाधिकारी है या जो कार्यकर्ता है, आज भी उसका मान और सम्मान पूरी तरह से अधिकारी भी करते हैं और पूरी तरह से लोग उस पर भरोसा भी करते हैं। ओम प्रकाश चौटाला जी की नीतियों पर आप चलते हैं, संगठन में वो यकीन रखते थे। उनके चले जाने के बाद एक बेटे के तौर पर, पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर कितना उन्हें याद करते हैं? जो जिम्मेवारी उन्होंने मुझे सौंपी थी अपने रहते रहते, मैंने उस वक्त उनसे बहुत कुछ और सीखा। तब भी मैंने संगठन में काम किया, और उनके जाने के बाद ये मान के चलो मैं अकेला नहीं, पूरा प्रदेश जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति है, आज उनकी कमी को महसूस करता है। चाहे वो हमारे राजनीतिक कितने भी बड़े विरोधी हैं, वो भी आज इस बात को लेकर के चर्चा जरूर करते हैं जब चौटाला साहब का नाम आता है, कि भाई उन जैसा संघर्षशील व्यक्ति नहीं हो सकता, उन जैसा संगठनकर्ता नहीं हो सकता, उन जैसा अनथक आदमी नहीं हो सकता। जो कोई दिन, मतलब एक उनकी खास बात थी कि रात के 12 बजे के बाद उन्होंने सोना और सुबह 6 बजे उठ करके फिर से अपने काम में लग जाना। और कार्यकर्ताओं के नाम याद रखना। मेरी भी कई बार उनसे मुलाकात हुई, इंटरव्यू किया। एक एक कार्यकर्ता का नाम, कार्यकर्ता का नाम नहीं, आपको हैरानी होगी सुन करके, 20 साल पहले जो व्यक्ति उनसे मिल लिया और 20 साल बाद भी वो अगर हजारों में खड़े लोगों में कहीं दूर खड़ा है तो उसको नाम लेके बुलाते थे, आओ भाई आप वहाँ क्यों खड़े हो गए। विदेशों में कितने लोग ऐसे हैं जो जिनसे उनकी मुलाकात थी, और अब हम जब जाते हैं मिलते हैं लोग तो जाते सबसे पहले भाई चौटाला साहब की कमाल थी। हम जब उनसे पूछते हैं कि जब आपके पास आते थे तो क्या करते थे, कहते थे बस खाना भी कहते थे भी साथ में रख लो, गए घूमो चलो देखते हैं क्या। मुझे यहाँ की
एक एक चीज़ दिखा के लेकर के आओ। वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, किस चीज़ पे निर्भर करती है, वहाँ किसान कैसे खेती करता है, कैसे उसका गुजारा चल रहा है, कैसे सरकार वहाँ की जो है विकासशील सरकार है। इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा मतलब उनकी नज़दीक से जा करके देखने की आदत थी। आपको क्या लगता है, क्योंकि प्रदेश के सीएम भी हो रहे, सबसे ज्यादा बार शपथ लेने वाले सीएम रहे, ताऊ देवीलाल के बेटे थे, जाते वक्त उनको कुछ मलाल रहा होगा कि पार्टी या परिवार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था? देखो, उनके लिए ना परिवार कोई मायने नहीं रखता था। उनका परिवार पूरा प्रदेश था। वो जो चीज़ सही थी वो उसके पक्षधर थे। उन्होंने परिवार में अगर मान लो मैंने कोई ठीक स्टेप नहीं उठाया तो मुझे भी साफ तौर पे कह देते थे कि नहीं, ये तेरा फैसला गलत है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। अगर किसी दूसरे ने कोई इस तरह की बात करी तो उन्होंने उसको भी ये कह दिया। मतलब वो किसी का दखल नहीं मानते थे, अपने तरीके से अपने साथियों से राय मशवरा करके आगे बढ़ते थे। क्या अभय चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला के बचपन से ही फेवरेट थे? नहीं, फेवरेट शुरुआत की से पसंद थे आप उनको एक बेटे के तौर पर? देखो, हर बाप को अपने बच्चे तो अच्छे लगेंगे। कम ज्यादा लगाओ, कम ज्यादा प्यार भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था उनके मन में। वो तो जो काम करने वाले थे वो उसका सम्मान करते थे, और जो कोई कहीं कोई कमी रखता था तो 1 मिनट में उसको उसके लिए गलत बताते थे। ठीक और गलत बात को, मतलब कभी उस चीज में वो परहेज नहीं करते थे। आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, 2 विधायक हैं पार्टी के। अभी 2018 से बात करें अभय जी, आप जानते हैं जिन बाई इलेक्शन हो, लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा हो, उसके बाद बाई इलेक्शन हालांकि आपने लड़ा और आप जीते, या अभी की हम बात करें, पार्टी लगातार संघर्ष आप कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स आप नहीं कर रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वजह आप मान रहे हैं कि संघर्ष का परिणाम नहीं मिल रहा है? अब परिणाम आना शुरू हो गया। आप देखो, एक वक्त ऐसा था हमारी पार्टी को बीजेपी के लोगों को इस बात का डर और बहस ताने लग गया था। जब मैं विपक्ष का लीडर था उस वक्त मैंने एसवाईएल के मुद्दे को लेकर के पूरे प्रदेश में लोगों में एक जल युद्ध के नाम से जल युद्ध के नाम से एक आंदोलन छेड़ा, और उससे लोगों का हमारे ऊपर इतना बड़ा विश्वास बढ़ गया था कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एसवाईएल का पानी लेकर के आ सकती है। आम एक चर्चा चल पड़ी थी पूरे प्रदेश के अंदर कि अगला राज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बनेगा। कैसे उस पार्टी को तोड़ा जाए, कैसे कमजोर किया जाए। चौटाला साहब जेल में थे और अजय सिंह भी जेल में था। उस वक्त जब हम उनकी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके लड़ाई लड़ रहे थे, और जब लोगों में एक जगह बना दी थी पार्टी की, तो उसमें कमज़ोर कड़ी ढूंढी बीजेपी ने, और कमज़ोर कड़ी ढूंढ करके पार्टी को तोड़ने का काम किया। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ ऐसा, पहले कांग्रेस ने भी हमारी पार्टी को तोड़ने का काम किया। मैम का जब चुनाव था, उस चुनाव के अंदर अनेक नेताओं के, कांग्रेस के लोगों ने हमारे परिवार के लोगों को अपने हाथों की कठपुतली बना करके, इस्तीफे दिला करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमज़ोर करने का काम किया था। आज फिर ये बीजेपी वाले जो है 2018 में कहीं ना कहीं जो उनकी सोच थी उसमें कामयाब हो गए, और उन्होंने हमारी पार्टी में डेंट लगाया। नतीजा उसका ये हुआ कि जिनका राज बन रहा था वो सत्ता से बहुत दूर चले गए। हमारा वोट परसेंटेज जो कभी 25-26% होता था, वो कम होकर के 1-1.5% पे आ गया। लोग ये कहने लग गए थे अब INLD का कोई भविष्य नहीं है। मैं अकेला जीत करके गया था, लेकिन चौटाला साहब ने हमेशा एक बात कही कि हार जीत जो है ये कोई राजनीति में इस चीज़ का पैमाना नहीं है कि भी आपकी पार्टी जड़मूल से समाप्त हो जाएगी, या फिर आप कितने लोकप्रिय हैं इस बात का भी कोई पैमाना नहीं। आप की जो सोच है, जो रास्ता आपने अपना रखा है, आप उस रास्ते पे आगे बढ़ते जाओ। हमारी लड़ाई जो थी
वो इस चीज़ की रही हमेशा से, चाहे वो चौधरी देवीलाल का वक़्त था, चाहे चौटाला साहब का था, चाहे आज का वक़्त है, कि अगर कोई गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की, कर्मचारी की, कोई छोटे व्यापारी की अगर कोई अनदेखी करता है, कोई जाति करता है, उसको न्याय दिलाना, ये हमारी एक जिम्मेदारी थी। क्या सीएम की सत्ता में कुर्सी की रहते लड़ाई हुए- में आप लोग सरकार में आते आते रह गए? सत्ता में रहते हुए हमने लोगों के लिए ऐसे ऐसे काम किए थे जो आज पूरे देश में उदाहरण है। चौधरी देवीलाल ने जो किया वो बड़े उदाहरण बन गए। बुढ़ापा पेंशन, बुढ़ापा पेंशन ले लो, ट्रैक्टर को गड्ढा बनाना ले लो, गांव गांव में हरिजन की बैकवर्ड की चौपाल बनाना, बच्चा गरीब घर का स्कूल में जाए उसके लिए 1 रुपया बच्चे को हर रोज का दे करके उसको उस लाइन में डालना कि इनका बच्चा भी पढ़ लिख करके आगे बढ़े। ऐसे अनेक, जैसे गरीब घर की बेटी जो थी, जो मजदूरी करने वाली थी, जब वो पेट से होती थी, जब उसका बच्चा पैदा होता था तो वो कमज़ोर ना पड़ जाए, उसको खुराक के तौर पे पैसा देना, ये इस तरह की चीज़ें थी जिससे आम आदमी को बहुत बड़ा फ़ायदा मिला था। चौटाला साहब ने सरकारी अधिकारी जो दफ्तरों में बैठ करके लोगों की अनदेखी करते थे, उनको लोगों के दरवाजे पे भेज दिया था, सरकार आपके द्वार कार्य करो। एक बड़ा उदाहरण बन गया। जो देवीलाल ने जो आज नरेगा है, ये नरेगा तो बाद में पैदा हुई। चौधरी देवीलाल ने तो इसको पता है कब शुरू किया था? सन 1977 में एक योजना खुद बना के लेके आए, कोई सरकार की योजना नहीं, काम के बदले अनाज, कि अगर कोई गरीब आदमी काम करता है सरकारी तो उसको बदले में अनाज, तो उसको बदले में अनाज देंगे। पैसे इसलिए नहीं देते थे उस वक्त कि अगर पैसे दे दिए तो ये कहीं शराब में जाकर के उड़ा देगा, कहीं जाकर के सट्टे में हार जाएगा, इसको अनाज दे दो ताकि इसके बच्चों का तो कम से कम उसको खाने को तो मिलेगा। ये उस वक्त की योजना थी। फिर उन्होंने एक योजना शुरू करी थी, गरीब आदमी की बेटी की शादी में उसको कोई परेशानी ना हो, तो कन्यादान, 5100 रुपया कन्यादान की योजना शुरू करी, जो आज बढ़ती बढ़ती मेरे ख्याल 71,000 रुपये के करीब है, कि गरीब की बेटी की शादी में सरकार की तरफ से आज 71,000 रुपया दिया जाता है। सरकार उसे बढ़ाती गई बात है। इसी तरह पेंशन बढ़ती गई। आज जिस बुजुर्ग आदमी को 3200 रुपये पेंशन मिलती है, एक घर में 2 बुजुर्ग हैं, उनको जब 6400 रुपया मिलता है, तो वो चाहे कोई भी सरकार दे, लेकिन याद सिर्फ और सिर्फ चौधरी देवीलाल को करते हैं, कहते ताऊ देवीलाल की दी हुई पेंशन है। ये बहुत बड़े काम थे अपने आप में। आज की जो सरकारें हैं वो तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम के, मजहब के नाम पे, इन चीज़ों पे लोगों को सारा दिन बांटती है। आज तो बीजेपी तो शहर और गांव के नाम पे भी लोगों को बांट लेती है। अब तो बीजेपी ने जाट और नॉन जाट के नाम पे भी बांटने का काम किया। जहाँ जैसा इनका दाव लगा वहाँ ऐसा ही गेम खेल दिया इन्होंने। अब आपने देखा नहीं, बिहार का जो चुनाव था, वो चुनाव जो था 10-10 हज़ार रुपया आप इलेक्शन से पहले महिलाओं के खाते में डाल रहे हो। 40,000 करोड़ रुपया सरकार का महिलाओं को आप दे रहे हो। 40,000 करोड़ रुपए का मतलब एक जो स्टेट है उसका टोटल जो विकास के काम है वो खड़े हो जाएंगे। रुक जाएंगे कि नहीं रुक जाएंगे? सिर्फ आप अपनी सरकार बनाने के लिए इतना बड़ा लालच किसी को दे रहे हो। मतलब टाइमिंग पर तो सवाल था कि चुनाव के वक्त ही क्यों ये हो रहा है? कैसे कैसे सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। इस तरह से प्रजातंत्र खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, फिर तो मनमर्जी चलेगी। अभय जी, आपके मुताबिक आपकी सरकार में बहुत अच्छे काम हुए, लेकिन क्या वजह आप मानते हैं करीब 20 साल हो गए आप लोग सरकार में नहीं आए? उसके बाद मैंने बताया ना 2018 वाला कि राजनीतिक जो जात पात के जहर घोले गए, जिस तरह से पार्टियों को कमजोर करने के लिए इन्होंने परिवारों को तोड़ने का काम किया, कई कारण है। अब आप जो बात कर रहे थे कि भाई आपकी पार्टी जो है वो कमज़ोर पड़ गई थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हमारी पार्टी बिल्कुल धरातल पे आ गई थी, लेकिन हमने पीछे नहीं मुड़ करके देखा। हम अपने मिशन को लेकर के आगे बढ़ते रहे। उसी का आज नतीजा है कि आज फिर से हर आदमी इस प्रदेश में, अगर कोई अगले राज्य की चर्चा है, आप कहीं 10 लोगों में जा कर के बैठ कर के बात कर लो, केवल एक ही बात कहते हैं कि भी हमने उड़ना भी देख लिया, हमने बीजेपी भी देख ली, अब हम अभय सिंह को एक मौका जरूर देंगे।
ये आम आदमी की ज़बान पे, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जो लोग कहते हैं, लोगों के बीच में जब आप जाते जो हैं, लोगों के बीच से जो बातें आती है, जो आप जैसे लोग मिलते हो, और जब आप पर्दे के सामने तो चलो 100 बात इनकार कर सकते हो, जब अकेले में बैठ करके बात करते हैं, जनरल बात करते हैं, तो आप भी इस बात को लेकर के सहमत होते हो कि बिल्कुल आज की डेट में यही बात है। नहीं, संघर्ष आप कर रहे हैं, इसमें कोई डराई नहीं है, वो सभी को नजर आता है। हाँ, आपने अभी देखा होगा कि जब आप आकर के अपने कैमरे लगा रहे थे तो सैकड़ों की संख्या में लोग मेरे पास आए हुए थे। बिल्कुल। तो वो किसी विश्वास के साथ आते होंगे, उनको कोई भरोसा होगा, तभी इतने लोग आते हैं। आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के घर के आगे जा करके देखो, आपको 10 आदमी नहीं मिलेंगे। मेरा अगर यहाँ मेरे पास अगर 100 व्यक्ति सुबह 6 बजे आ जाते हैं तो सारा दिन मैं हजारों व्यक्तियों से मिलता हूँ कि नहीं मिलता हूँ। उन्हें मेरे पे कोई भरोसा है, विश्वास है, तभी मिलते हैं मुझे। कुछ लोग मेरे से कोई उम्मीद करते हैं तभी मिलते हैं। कुछ लोग आपको दबंग नेता के तौर पर जानते हैं, कुछ मानते हैं जुबान का धनी। तो ये दो जो आपकी छवि है हरियाणा की जनता के बीच में, इसे कैसे दबंग आप किसको कहते हो? दबंग जिसको किसी का खौफ ना हो। दबंग एक चीज मान के चलो, जो आदमी सच्चा होगा, जो आदमी निर्भीक होगा, जो किसी से नहीं दबता होगा, आप उसको दबंग कह दोगे। अब विधानसभा में जैसे मैं था, मैं प्रदेश के लोगों की बात उठाता था और मुझे सरकार की तरफ से बहुत कोशिश की जाती थी कि किसी तरह से मुझे दबा लिया जाए। मैं दबता नहीं था, मैं अपनी बात कहता था, अपना पक्ष अपना नहीं रखता था, प्रदेश के लोगों का पक्ष रखता था। तो उसमें अगर मुझे कोई दबंग कहे तो मुझे खुशी होगी कि मैं लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ। और अगर मुझे कोई दबंग कह रहा है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। एक दबंग होता है जिसका खौफ होता है लोगों में कि डाके मारेगा, चोरी करेगा। मेरे को इस तरह के बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से, हमारे अपने लोगों की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, परिवार के लोगों की हाँ, मैं बताऊँ इस सब की तरफ से प्रयास किया गया कि किसी तरीके से इसको इतना बदनाम कर दो कि लोग इसके नाम से नफरत करने लगे। लेकिन जितना उन्होंने प्रयास किया, लोगों ने मुझे उतना ही प्यार दिया। लोगों को अब सारी बात खुल करके समझ में आ गई कि केवल बदनाम करने वाली बात है। जेजेपी भी बार बार ये कहती है इनेलो को नुकसान हुआ अभय चौटाला की दबंग वाली छवि से। भाई आपको क्या दिक्कत है? अब आप हमारी पार्टी में पहले जब साथ में थे तब आप पहले इतने साल साथ क्यों रहे? फिर पहले क्यों नहीं छोड़ के गए? पहले छोड़ के जाना चाहिए था कि नहीं? पहले तो वही लोग ये कहते थे कि अभय सिंह नहीं होता तो हम पार्लियामेंट नहीं जीतते। ये बात कहते हैं कि नहीं कहते? बिल्कुल कही गई। अभय सिंह नहीं होता तो नैना नहीं जीतते। अभय सिंह न होता तो अजय सिंह को पार्लियामेंट की टिकट नहीं मिलती, डबाड़ी से विधानसभा की टिकट नहीं मिलती। चौटाला साहब का तो फैसला था कि परिवार में कोई चुनाव नहीं लड़ेगा, स्वयं मेरे खुद के। मैंने उसके बावजूद भी अजय सिंह को डबाड़ी से टिकट दिलवाई थी। ये चीज़ें अब उनको इस चीज़ से, मेरी ख्याल है अब उनको इस चीज़ से परहेज करना चाहिए। अब उनको अपनी राजनीति करनी चाहिए, बजाय सारा दिन लोकदल में क्या हो रहा है, लोकदल में कौन शामिल हो रहा है, लोकदल में आगे कहाँ मीटिंगें हो रही है, उन चीज़ों पे ध्यान देने के अगर वो सही मायने में लोगों के बीच में रह करके लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो सरकार की जो कमियां और खामियां हैं उसके बारे में सोचें। दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं अभय चौटाला को, सुनो, एक तरफ तो वो बच्चे ये कह देते हैं कि अभय सिंह जी को कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हमने जब बीजेपी में शामिल हुए थे सरकार में तब हमने पहले हुड्डा से बात करी थी। हाँ, सरकार बनाने के लिए। फिर उनसे पूछने वाला हो कि तुम्हें मेरे किससे बात करूं, उससे तकलीफ, तुम जो मर्जी करो। अच्छा, अब बच्चे कह रहे हैं थोड़ा प्यार बचा के भतीजों के लिए, भाई के लिए। बात प्यार की नहीं है, मैं कह रहा हूँ भाई सारा दिन ये नासमझी वाली बातें छोड़ दे तो अच्छी बात है। दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं अभय चौटाला को नहीं लोग छुड़ा देंगे, लोग घर बैठा दिया कि नहीं बैठा दिया। आप देखो 10 सीट जीत के आए थे, विधानसभा के हिसाब से तो बैठा दिया। रोज शोर मचाते थे, रोज कहते थे हमने 13-14% वोट ले लिया, 17% वोट ले लिया, हम 10 जीत करके हैं, अगली बारी 50 जीतेंगे। तो वो आगे वाला 5 तो हट ही गया। दुष्यंत ये कहते हैं, अभय जी मेरा सवाल क्या है कि अभय चौटाला को सोते जागते केवल अजय चौटाला ही नजर आता है।
बड़ा भाई है मेरा। वो कहता है कि नजर आते हैं, उनको मेरे से क्या तकलीफ क्या है। भूपेंद्र हुड्डा वहम कांड को लेकर निशाना साधते हैं, उधर जेजेपी भी वहम कांड को लेकर भूपेंद्र सिंह आपको हुड्डा, निशाने पर लेती है। सुनो ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर कोई ऐसी बात कही है वहम कांड के बारे में मेरे लिए, तो मैं उसको लीगली 100% पता करूंगा और मैं उसको नोटिस दूंगा। वो मुझे इस तरह से बदनाम नहीं कर सकता। वहम कांड जो हुआ था उसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है, मेरा कहीं कोई नाम नहीं है। अगर कहीं पे नाम है तो फिर उनको ये साबित करना पड़ेगा। उसकी सीबीआई जांच हुई थी और उस सीबीआई ने जो एफआईआर लॉन्च करी थी उसमें मेरा नाम नहीं है, उसमें अजय सिंह का नाम है, उसमें और लोगों के नाम है। इस बात के लिए करण चौटाला को लीगल नोटिस भेजा वो गया गलत दिया है, वो गलत है। हाँ, उसका भी उनको, या तो माफी मांगी करण चौटाला। अरे या मैं फिर कह रहा हूँ ये legal गलत, कार्रवाई। उनको पता ही नहीं है, गलत दिया है। इसके लिए माफी करण को नहीं मांगनी पड़ेगी, इसके लिए माफी हो सकता है उनको मांगनी पड़ जाए। आप ही कह रहे हैं आपका नाम नहीं था और सीबीआई तो वैसे ही क्लीन चिट दे चुकी थे। हाँ बिल्कुल। क्योंकि हुड्डा ही कहते हैं कि और कौन हुड्डा ने पुलिस की वर्दी पहनकर गया था। अगर हुड्डा ये बात कहे, हुड्डा ने अगर ये बात कही है तो मैं 100% आज ही चंडीगढ़ जा रहा हूँ और मैं वो सारी क्लिप निकलवाऊंगा जिसमें हुड्डा ने ये बात बोली है और मैं आज ही अपने लीगल सेल को ये कहूंगा कि एक नोटिस तैयार करो। अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा में बयानबाजी बहुत तेज हो गई है पहले के मुकाबले, क्या कारण है? हुड्डा बीजेपी का एजेंट है, मुझे बदनाम करने के लिए वोट काटू कहता था, मैं इसकी रान काटने वाला हूँ। अभय चौटाला भूपेंद्र हुड्डा की रान काटने वाला है। हाँ बिल्कुल हूँ। आप देखना इसकी असलियत जो है लोगों के सामने मैं लेकर के आया। अब आम आदमी ये कहने लग गया कि नहीं कहने लग गया। जो बात मैं आज से 7, 8, 10 साल पहले कहता था, जब इसने सबसे पहले पेन की शाही बदल करके 2016 में, हाँ, जब बीजेपी की मदद करी थी, मैंने तभी कहा था कि ये व्यक्ति बीजेपी के साथ मिला हुआ है, डर रहा है बीजेपी से, बीजेपी डरा करके इससे जहाँ मन चाहे अपना इससे फैसला करा लेगी, वहाँ हरियाणा प्रदेश का बड़ा नुकसान होगा। उस वक्त लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं था। लोग ये मानते थे कि हुड्डा तो सही मायने में बीजेपी का विकल्प है। लोग कांग्रेस को लेना भी चाहते थे। क्यों रुकी कांग्रेस, कौन जिम्मेवार है? अब आम आदमी ये बात करता है, कहीं पर भी सुन लें आप कि हुड्डा ने नाश कर दिया, इसके छोरे नाश कर दिया। हाँ, उम्मीद थी क्योंकि उनसे और फ्री हैंड भी दिया गया था उनको। फिर भूपेंद्र हुड्डा ही कहते हैं अभय चौटाला की भैंस भी अगर दूध नहीं देगी तो भी उनको भूपेंद्र हुड्डा ही नजर आते हैं, भूपेंद्र हुड्डा पर ही निशाना साधते हैं। आप देखो ये कितनी बड़ी बौखलाहट है। हुड्डा साहब के घर में कभी गाय भैंस थी नहीं, ये रिकॉर्ड की बात है। इन्होंने तो कुत्ते पाले बेचारा, नहीं रखते गाय भैंसों। नहीं, इन्होंने तो कुत्ते पाले। इनके लिए तो पुरानी जो है ये आम चर्चा रोहतक जिले में, आप किसी से पूछ सकते हो कि इनके दरवाजे पे बाहर एक प्लेट लगी हुई थी डॉग्स की और कुत्ते रखते थे घर में। अगर कोई चला जाता था तो ये कहते थे भाई कुत्ते खुले अंदर ना जियो के, कुत्तों से सावधान वाला हाँ, बोर्ड लगा के सावधान रखते वाला। थे। और मेरे घर में आज भी आप जाओ, सैकड़ों की संख्या में पशु है। तेजा खेड़ा फार्म पे जाओ, वहाँ सैकड़ों की संख्या में पशु है। चंडीगढ़ में मेरे पास आज भी 10-12 गाय है। यहाँ गुड़गांव में भी 10-12 पशु रखे हुए हैं, गाय भैंस रखी हुई है। सरसा में भी इसी तरह से बड़ी संख्या में पशु है। जहाँ जहाँ मेरे घर है सब जगह पे मैं पशु रखता हूँ। मैं गोपालक हूँ, पशुपालक हूँ। तभी तो नहीं कहा भूपेंद्र हुड्डा ने कि आपकी भैंस अगर दूध नहीं देगी तो भी आप हुड्डा को ही कोसेंगे। अब उसने बेचारे ने कभी भैंस देखी हो, कभी दूध देखा हो तो कहना मोल लेके खाया पिया है। अच्छा, अभय चौटाला और भूपेंद्र हुड्डा में क्या जाट वोट बैंक को लेकर तो लड़ाई नहीं है? कोई लड़ाई नहीं। मैं 36 जात की राजनीति करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जाति विशेष की राजनीति नहीं करता। हाँ, अगर मेरी कौम को कोई टारगेट करे तो मेरे लिए मेरी कौम पहले है। रोहतक को आपने चुना रैली के लिए, हालांकि पुराना आप लोगों का कार्य क्षेत्र रहा कि ऐसा नहीं कि पहली बार आप लोग कर रहे हैं, लेकिन उसे लेकर भी खूब निशाना साधा गया कि भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ में आए हैं। वो सारी बौखलाहट थी। गढ़ किसी का नहीं। गढ़ किसको कहते हो आप? राजनीतिक तौर पे जिस हुड्डा का आप गढ़ बताते हो, ये 8 चुनाव आ रहे हैं वहां पे। गढ़ नहीं होते हैं। गढ़ तो राजा महाराजाओं के थे जो आजकल सारे के सारे जो है रह चुके हैं। आज उनकी हालत बड़ी खस्ता हो चुकी है। चौधरी देवीलाल ने अपने राजनीतिक तौर पे रोहतक को बहुत बड़ी ताकत दी थी। समय समय की बात है, बदलाव आते हैं राजनीति में, बिजनेस में आते हैं, खेती में आते हैं, हर चीज में बदलाव आता है। आपको क्या लगता है अभय जी, अगर ताऊ देवीलाल रोहतक की बजाय सीकर सीट को छोड़कर रोहतक को ही चुनते तो आज इनेलो की स्थिति बेहतर हो सकती थी? हमारा उससे एक नुकसान हुआ था।
ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि चोई साहब अगर उस वक्त रोहतक छोड़ करके नहीं छोड़ते तो हुड्डा एंड पार्टी को, कांग्रेस को ये प्रचार करने का मौका नहीं मिलता कि भाई आपने तो चौधरी देवीलाल को ताकत दी, लेकिन वो तो आपको छोड़ करके और राजस्थान चले गए। एक नेगेटिव मैसेज गया, एक नेगेटिव मैसेज गया उस बात का नुकसान हुआ हमें, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो चीज हुई है उसको स्वीकार करो तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ, तभी उस पर काम कर पाएंगे, तभी उसके अच्छे परिणाम कर पाएंगे। मेरी सोच कभी ये नहीं रही कि जहां हमने गलती करी, जिसका हमें नुकसान हुआ, मैंने उसको अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पे खुल करके बताया कि हमारा यहाँ नुकसान है, हमें इस पे विचार करना चाहिए। ताऊ देवीलाल एक बहुत बड़े नेता रहे, वो प्रधानमंत्री भी रहे देश के। उनके परिवार की जो पार्टियां हैं, कुल मिलाकर 2 विधायक इस वक्त, एक 0 पर है, आपकी पार्टी के 2 विधायक हैं इस वक्त, तो क्या कहेंगे आप इसे लेकर? आप देखते जाओ, अब हमारा ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक समय था बीजेपी के पास भी 2 ही मेंबर पार्लियामेंट थे, आज सत्ता में एक नहीं है। बिल्कुल, लेकिन इनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। इंतजार करो, अभी 4 साल बाकी हैं, अब रोज ज्वाइनिंग हो रही है, लोग रोज हमारे पे भरोसा कर रहे हैं। आने वाले समय में और बहुत सारी ज्वाइनिंग होगी, आप खुद ही कहने लग जाओगे कि अब राज बन गया, अब कोई नहीं रोकेगा। इलाहाबाद की जनता ने आपको हराया, क्या आप विधानसभा को मिस करते हैं? विधानसभा नहीं जा पाए इस बार। इलाहाबाद के लोगों से जाकर के पूछो ये बात। मुझे इस बात का मलाल नहीं कि उन्होंने मुझे हराया, उन्होंने मुझे 5 बार जिताया भी है, मैं उनका इस बात के लिए ऋणी हूँ, आभारी हूँ। और आगे भी जब चुनाव आएगा मुझे वो फिर से दोबारा आशीर्वाद देंगे। आपको लग रहा है कोई पछतावा या मलाल उनको होगा कि बड़े नेता को अगर हम हराते हैं? वो तो वहाँ की पब्लिक बता सकती है, वही बता सकते हैं। मैं तो मेरी जिम्मेदारी आज भी जहाँ वहाँ पे जो बनती है उसको निभाता हूँ। आपकी पार्टी से 2 विधायक हैं, आपके बेटे भी हैं अर्जुन चौटाला, आपके भाई भी हैं आदित्य देवीलाल। आपको लग रहा है उतनी मजबूती से वो आवाज उठा पाएंगे आप? क्योंकि आप लोग बार बार ये कहते हैं मुख्य विपक्षी पार्टी भले ही कांग्रेस है, लेकिन हमारे भले ही 2 विधायक हैं, हम मजबूती से आवाज उठाते हैं। अब तक जितने सेशन हुए उन्होंने अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई है, उन्होंने प्रदेश के हितों की बात करी है। सरकार ने अगर कोई बेकायदगी करी तो उस बात को भी उन्होंने विधानसभा में उठाया, और कोई उनके इलाके की अनदेखी हुई उस बात को भी उन्होंने विधानसभा में उठाया। अब तक उन्होंने ठीक जिम्मेवारी निभाई है। क्या आप उनका होमवर्क कराकर खुद भेजते हैं कि ये सवाल उठाएं, ये प्रश्न लगाएं, इस मुद्दे को लेकर सरकार को कह रहे हैं? वो बच्चे नहीं है, जनप्रतिनिधि हैं, उनको तैयारी कराने की, बड़ों के अनुभव क्या, तो उनको तैयारी कराने की जरूरत नहीं। अगर उनको फ्री हैंड नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? फ्री हैंड दिया गया है दोनों विधायकों को? बिल्कुल, दोनों को फ्री हैंड है, दोनों अपनी तैयारी करके जाते हैं। हाँ, ये ठीक है कि ऑफिस में जाते हैं, जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठ करके पूरी तैयारी करता था पहले, जो सीनियर लोगों की हमने जो ड्यूटियां लगा रखी है उनसे बातचीत करते हैं, अपना इंडेक्स तैयार करते हैं पूरा, और फिर उसको लेकर के तथ्यों के साथ जा करके। आप जिस स्टाइल में विधानसभा स्पीकर को घेरते थे या मंत्रियों से कई बार आपकी तीखी बहस हो जाती, कभी उस तरह के हालात पैदा किए सरकार ने, तो अर्जुन चौटाला भी उसी स्टाइल में मैं बिल्कुल, अगर वो नहीं करेंगे कुछ तो मुझे इस बात पे जरूर अफसोस होगा कि कमी रखी। और आप उनको कहेंगे भी क्यों करें? बिल्कुल। कांग्रेस जो आरोप लगा रही है वोट चोरी के, उन्हें आप कैसे देखते हैं? अगर एक सोचने वाली बात है, राहुल गांधी कहते हैं वोट चोरी हो रहा है, और खास करके बिहार में उन्होंने इस बात पे बहुत शोर मचाया, बहुत पहले चुनाव से। जब पता है वोट चोरी हो रहा है और बीजेपी की सरकार बनेगी तो फिर आपने चुनाव क्यों लड़ा? बात में दम। आपने बहिष्कार करना चाहिए था, और पूरे इंडिया गठबंधन को लेकर के आपको देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, ताकि लोगों को आपके ऊपर इस बात का भरोसा हो कि आप आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हो। एक तरफ वोट चोरी की बात करते हो, दूसरी तरफ चुनाव में भी जाते हो, और चुनाव में जीतने का दावा भी करते हैं, चुनाव से पहले जीतने का दावा करते हो, तो फिर कौन सी बात को आप सच मानोगे? हरियाणा में भी वोट चोरी की बातें कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही थी अगर वोट चोरी नहीं होती। 25 लाख वोटर्स को लेकर सवाल। हुड्डा ने चोरी कराए हैं वोट, कांग्रेस खुद चोरी कराती है। कांग्रेस खुद अपने कैंडिडेटों को हराने के लिए अपने ही लोगों को खड़े कर देती है, दूसरे लोगों को विद्रोही के रूप में, फिर वोट काट करके उसके कम करके उसकी चोरी होती है। भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा में तो उदाहरण है, 9-10 सीटें ऐसी है
जिन पे बाकायदा तौर पे जबरदस्ती हराया गया है। तो भूपेंद्र हुड्डा ने ही वोट चोरी करवाई है हरियाणा कांग्रेस की, ये आपका कोई कहना नई है? बात नहीं है। जब एमएलए का वोट चोरी कर सकता है, 13-14 एमएलए के वोट शाही लगा करके बदल करके अगर बेईमानी कर ले, चोरी कर ले, तो फिर लोकतंत्र का है कहाँ चोरी, कौन चोरी की बात करता है? आप आपकी पार्टी को लेकर बात करें, आपको इलाहाबाद से इस तरह का फीडबैक मिल रहा था कि इस बार सीट नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में आपने इस्तीफा मुझे कर दिया। पहले ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन एंड में आकर के जब भाजपा का पूरा मतदाता कांग्रेस की तरफ गया, जब 4-5 दिन पहले मुझे ये बात लोगों ने बतानी शुरू करी कि बीजेपी के लोग जो है वो कहीं कांग्रेस वाले के पक्ष में वोट डालेंगे, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस मिल गया आपस में। मेरा वोट परसेंट कम नहीं हुआ, वोट परसेंटेज मेरा पहले से फिर बढ़ा। हर बार जितने चुनाव लड़े मैंने, मेरा वोट परसेंट बढ़ा ही बढ़ा है। लेकिन हर बार बीजेपी कांग्रेस ये लोग आपस में लड़ते थे, सबने मिलकर अभय को हराया है। हाँ, अब की बार तो सारे इकट्ठे हो गए टोटल। जैसे मेरे उसमें बाई इलेक्शन में इकट्ठे हुए थे, वैसे अब इकट्ठे हुए। साथ ही क्योंकि आप कह रहे हैं कि नए नेता लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपने संभाली, नए लोगों को जोड़ रहे हैं, कुछ घर वापसी भी हो रहे हैं जिसमें संपत सिंह का नाम भी गए, उनके आने से आपको क्या लग रहा है, कितनी मजबूती इन को मिलेगी? आप सभी हम बताओ कि बड़े नेता की अगर घर वापसी होती है, कोई बड़ा नेता आपकी पार्टी ज्वाइन करता है, उससे लोगों में क्या मैसेज आता है? हाँ, एक संदेश तो जाता है, कम से कम कार्यकर्ताओं का मोराल उठता है, आगे बढ़ता है। कार्यकर्ताओं का नहीं, आम लोग जो है वो फिर कहीं फैसला लेते हैं कि भी अब हमें विचार करना चाहिए। जब इतने बड़े नेताओं ने विचार किया है तो हमें भी सोचना चाहिए। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं 2009 में, उससे पहले भी संपत सिंह के लिए पार्टी ने क्या नहीं किया था, पार्टी को छोड़ गए थे, कांग्रेस में गए, कांग्रेस को भी छोड़ गए थे, बीजेपी में गए, बीजेपी को भी छोड़ गए थे, कांग्रेस में आप आए देखो थे, ना, कांग्रेस जो को छोड़ा। संपत सिंह ने बड़ा स्पष्ट बताया अपने आप कि मुझे कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी। कांग्रेस के अंदर उनको सम्मान नहीं मिला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये नई बात नहीं है उसके लिए, जिस किसी ने उन पे ज़्यादा विश्वास व्यक्त किया उसको उन्होंने यूज एंड थ्रो वाली बात रखी। चाहे आप इंद्रजीत सिंह थे, आप उनसे पूछना कभी, मतलब कैमरे के सामने नहीं, वैसे ही अगर मुलाकात हो पूछना कि आपके हुड्डा के कैसे रिश्ते थे और आपको कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी, आप पूछ लेना उनसे, वो बता देंगे आपको। वीरेंद्र सिंह से ये बात पूछ लेना कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, फिर से आ गए थे कांग्रेस में। हाँ, नहीं पूछ लेना आप उनसे भी क्यों छोड़ी थी आपने। किरण चौधरी से पूछ लेना, चौधरी बंसीलाल वो ने, तो खुलकर बाबू बेटा बोलते हैं। नहीं, चौधरी बंसीलाल ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आशीर्वाद दिया था, लेकिन उसके परिवार को भी उसने राजनीतिक तौर पे कांग्रेस से दूर कर दिया। कुलदीप बिश्नोई को कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी, कांग्रेस में आ गया था कि नहीं आ गया था वापस, फिर वापस छोड़नी पड़ी। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? अगर कांग्रेस हाईकमांड ने हुड्डा को फ्री हैंड दे रखा है, कोई कांग्रेस छोड़ करके जाता है तो कौन जिम्मेवार है? कुछ लोग ये भी मानते हैं कांग्रेस में सबको सीएम बनना है, बीजेपी में कुर्सियां नहीं, लगाने को, वासुदेव दरिया शर्मा बिछाने जी को भी तैयार है। कल डॉक्टर वासुदेव शर्मा ने हमारी पार्टी ज्वाइन करी, कांग्रेस में थे। उनसे जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे घर से बुला करके हुड्डा ने कांग्रेस ज्वाइन कराई और मुझे ये कहा कि मैं तेरे को चुनाव लड़ाऊंगा। मेरे साथ धोखा किया। एक जो हरियाणवी में कहते हैं कि टिकट के लिए बहुत लोगों को भूपेंद्र हुड्डा ने थापी मारी कि चल तुझे भी मिलेगा, कुछ को दीपेंद्र हुड्डा ने आश्वासन दिया, उसका सीधा नुकसान कांग्रेस को हुआ। सिर्फ और सिर्फ थापी मारी। इसी का नतीजा है कि जिस कांग्रेस को लोग सत्ता में लेना चाहते थे, आज आम आदमी कहता है कि इनको सबक देंगे। आम आदमी, इनेलो उसका विकल्प हो गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी चुनाव इनेलो दूर है। कांग्रेस का विकल्प नहीं, बीजेपी का। हम भाजपा को सत्ता से बाहर करें। इनेलो के लिए भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं, अब तो जेजेपी भी कहते हैं कि बी टीम है बीजेपी की। इनेलो, आपको लगता है आपने विधानसभा में 10 साल जो बीजेपी के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी, अगर सरकार को किसी ने घेर के रखा, चाहे अपोजिशन लीडर के नाते, और उसके बाद तो मैं बिल्कुल अकेला एक एमएलए था,
हाँ। उसके बावजूद भी नवाज सिंह को कोने में लगा के रखता था। हाँ, मजबूती से आप आवाज उठाते थे, क्योंकि हमने भी सेशन में खूब देखा कि तो आपको फिर सुना बी है। टीम कैसे हुई ये बताओ। नहीं, जब भी कभी ऐसा सरकार मौका को आया, नहीं, सरकार को घेरा किसने, सरकार को सबक किसने सिखाया? विधानसभा में तो आप बोलते थे, दूसरे बोलता विधायक भी था। बोलते सुनो थे, ना, पर एक विधायक होने के बावजूद कांग्रेस वाला बोलता था। कभी कांग्रेस को आपने देखा आवाज उठाते हुए, लड़ाई लड़ते हुए? मैं अकेला था, ये तो वॉकआउट करके भाग जाते थे, छोटी छोटी बात पे वॉकआउट करते थे, और मैं आखिरी समय तक खड़ा होकर के प्रदेश के लोगों की लड़ाई लड़ता था। मुझे ये बी टीम कहते हैं, इनको शायद बेचारों को इस बात का पता नहीं है। मैं उन लोगों से कभी भी हाथ नहीं मिला सकता जिंदगी में जिन लोगों ने हमारे साथ दगा किया, जिन्होंने चौधरी देवीलाल को दगा दिया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ धोखा किया, जिन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ा। वो ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि मैं जाकर के उनसे हाथ मिला लूँगा? ये उनको ये सब इसलिए कहा जा रहा है मेरे बारे में। अब इनको ये पता लग गया कि जिन लोगों को बहका करके तुम अपने साथ ले गए थे, वो अब इनको छोड़ करके वो वापस हमारे साथ आ रहे हैं। उनको रोकना चाहते हैं बेचारे। उनको भी कहा जा रहा है कि इनेलो में जाने के बजाय सीधे आप बीजेपी में ही चले जाओ, आप ये क्योंकि देखो इनेलो बी टीम है। ना, आप फिर बी टीम कौन हुआ? कुछ नेताओं की जो घर अगर वापसी नहीं हो कर रही रहे है, तो मैं आपको एक चीज और कहता हूँ, मैं हर मंच पे ये बात मैंने कही है, आज फिर कह देता हूँ, आप हुड्डा को बुला लो, सार्वजनिक मंच पे आ जाए और मुझे भी बुला लो, या तो हुड्डा ये साबित कर दे कि मैं भाजपा की मदद कर रहा हूँ और ऑडियंस जो है ये मान ले, तो मैं उसी वक्त राजनीति से संन्यास लेकर के अपने घर बैठ जाऊँ, अपना काम करूंगा जाके। आपकी सुनो लड़ाई ना। भूपेंद्र हुड्डा से बीजेपी से सुनो है। तो सही, अगर मैं साबित कर दूं तो फिर हुड्डा को सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए। ये लोगों से धोखा नहीं करना चाहिए। मेरी लड़ाई सरकार से है। सरकार से लड़ा। हाँ, कुछ नेताओं की पार्टी में आने की जो बातें हैं, संपत सिंह को लेकर या रामपाल माजरा को लेकर भी आपने कुछ नेताओं को लेकर बयान दिए कि वो अभय सिंह चौटाला की वजह से नहीं बल्कि अजय सिंह चौटाला की वजह से पार्टी छोड़कर गए थे। मैं कहता हूं उनका नाम मत लो, कोई और बात करो। नहीं, क्योंकि बयान इस तरह के सामने आ रहे तो छोड़ो, आपकी प्रतिक्रिया ले। ये बयान नहीं आ रहे, ये सोशल मीडिया पे एक आजकल नई चीज चल गई। सारा दिन कोई काम नहीं बचा नेताओं के पास, खाली हो गए बेचारे, और कोई काम ही नहीं है। सारा दिन एक दूसरे पे कटाक्ष, सरकार वाले बैठे स्वाद ले रहे हैं, ये अपना इस काम में लगे हुए। अच्छा, ये आप समझ रहे हैं कि विपक्ष वाले आपस में लड़ रहे हैं और सरकार की इतनी बातें नहीं हो रही हैं? ये बीजेपी वाले करवा रहे हैं। अच्छा, बीजेपी वाले बयानबाजी करवा रहे हैं विपक्षी नेताओं के बीच में। तो आप कम करेंगे आने वाले दिनों में विपक्ष के जो नेता है उनके खिलाफ अपनी बयानबाजी? मैं काम किसके खिलाफ बोल रहा हूँ? मैं तो अगर कांग्रेस ने गलत किया तो उसमें कांग्रेस का नाम लिया मैंने, और कांग्रेस में जिन लोगों ने गलत किया उनका नाम लिया। अगर बीजेपी की बात आई, सरकार की बात आई, तो आप मुझे ये बताओ कहाँ हमने कसर छोड़ी सरकार को घेरने में? कुछ और लोग भी आने वाले दिनों में इनेलो में आ सकते हैं। बहुत लोग आएंगे, कांग्रेस में कुछ और नेता भी या बहुत बीजेपी सारे में संपर्क साथी जो में है, आपके? बहुत सारे साथी जो है जल्दी हमारे साथ आएंगे, हमें आशीर्वाद देंगे, मजबूती देंगे, और हम अगला एक नया रास्ता खोलने जा रहे हैं। आप तो क्योंकि राजनीतिक या हरियाणा के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में आप पैदा हुए हैं, आपने राजनीति को बहुत करीब से देखा, ताऊ देवीलाल को बहुत करीब से काम करते देखा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को काम करते देखा, दूसरे मुख्यमंत्रियों को भी आपने देखा। तो अभय चौटाला का फेवरेट सीएम कौन है, ताऊ देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, या किसी और दल से भी हो सकते हैं जो कि मुमकिन नहीं है? अपनी अपनी जगह पे काम करने के तरीके रहे। चौधरी देवीलाल ने जो काम किए वो कोई और नहीं कर सकता। अगर किसी ने किया इस देश में, मैं अपने प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं देश की बात कर रहा हूँ, किसी ने देश में भी नहीं किया ऐसा काम। चौधरी देवीलाल ने पेंशन ऐसी बना दी जिसको कोई नहीं काट सकता, आप बढ़ा ही सकते, कोई कम नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा काम है। चौधरी देवीलाल ने गरीब की बेटी की शादी की स्कीम जो ऐसी शुरू कर दी कि उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। काम के बदले अनाज जो था, जो नरेगा बन गई, इसको कोई बंद नहीं कर सकता। जो काम चौधरी देवीलाल ने किया, वो बहुत सामाजिक व्यक्ति थे, वो बहुत करीब से हर चीज़ को समझते थे और फैसला लेते थे। कुछ किस्से या कुछ चौटाला साहब ने जो अपने समय में किया,
वो कोई नहीं कर सकता। गुड़गांव जैसे छोटे से एक जिले को दुनिया के नक्शे पे ला करके खड़ा करना कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान को लोग अगर पूर्ण रूप से जानते हैं, प्रोग्रेसिव स्टेट अगर किसी को कहते हैं तो गुड़गांव की वजह से। उसके बाद सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम उन्होंने किए, आज सब कोशिश करते हैं, उनकी देखा देखी करते हैं कि तुम भी लोगों के बीच में, जनता दरबार, हाँ, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं पर उस चीज को सिरे नहीं चढ़ा सकते क्योंकि लोगों के बीच में रहे ही नहीं बेचारे कभी। लोगों के बीच में जो आदमी रहा है वो इस काम को आगे बढ़ा सकता है। कुछ घटनाएं अगर सरकार आपके द्वार जैसा कार्यक्रम करोगे तो आम आदमी की बात को सुनना पड़ेगा। आज बहुत बड़ा बदलाव है। आज की जो जनरेशन है वो तीखा सवाल भी कर सकती है। आपको उसकी बात को समझना होगा। आप ये नहीं कह सकते, वहां दादागिरी नहीं कर सकते कि इसको उठाओ, इसको बाहर फेंक दो, इसको जेल में बंद कर दो। अब भी जो लोग कहते हैं, कुछ लोग आपसे डरते हैं, खेड़ा फार्म को लेकर जो बातें हैं या जो गाड़ियों को लेकर भी बातें हैं कि अवैध छीन लेते थे या दुकानों के सामने गड्ढे बनवा दिए जाते थे, लूट होती थी, गुंडा राज था, इन बातों को लेकर, इन आरोपों को लेकर आपका क्या जवाब है? आपको मैंने एक चीज बता दी, ये बदनाम करने की साजिश थी और वो साजिश अब बेनकाब होगी। अब भी लोग कई दफा उन बातों का जिक्र करके कहीं अपने आप में बेचारा बनने की कोशिश करते हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप उनके नीचे कमेंट्स पढ़ें कि लोग क्या लिखते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा इस बात से। तो ये झूठी बातें केवल आपकी छवि खराब करने के लिए। आपको मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। जिस किसी ने मेरे खिलाफ इस किस्म की बात कही है, आजकल नीचे कमेंट्स लिखते हैं ना, आप उनके कमेंट बॉक्स में जाओ, आप उनको पढ़ो, आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा भी जो ये बात कहने वाला गलत है या वैसे गलत है। अच्छा, कमेंट्स की आपने बात की, बहुत बार सोशल मीडिया पर मैं पोस्ट देखती हूँ तो आपके जो चाहने वाले हैं वो लिखते हैं अभय ही सत्य थे। तो ये टैगलाइन कहाँ से आई? आपकी पीआर टीम ने बनाई है? ना, कोई पीआर टीम ने नहीं बनाई। ये एक लड़का था जो इंसो में काम करता था उस वक्त, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में इंसो भी साथ थे, बाद में ये लोग अलग हुए। उस इंसो में एक लड़का था राठी करके, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, जो चंडीगढ़ की यूनिट को देखता था। अच्छा। बाद में वो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब भी हो गया था। वो लिख करके लेके आया कहीं से मेरे फोटो के साथ और उसने ला करके मेरे ऑफिस में लगा दी। बस उसके बाद लोगों ने उस चीज को आगे बढ़ाया। कुछ और ये मान के चलो, ये बात कहीं कोई विश्वास होगा लोगों को तभी कही जाती है, हर एक के लिए तो नहीं कही जाती। तभी मैंने पूछा कि कहाँ से ये लाइन आई है। मैं पूछूं, हर एक के लिए तो नहीं कहा जाता। नहीं, हर एक के लिए तो नहीं कहा जाता, आपके लिए हरियाणा में, तो तभी मैंने पूछा। इसलिए भी ये बात मेरे लिए ज्यादा कही जाती है कि मैं किसी को भी ये नहीं कहता सरसा हूँ और कोई मेरे पास काम को लेकर के चल करके आया तो ये नहीं कहूँगा चंडीगढ़ आ जाना। मैं वहीं से ही, अगर होने वाला काम है उसका तो टेलीफोन करूँगा, नहीं होने वाला है तो मैं उसको मना कर दूंगा, मना कर देंगे साहब। हाँ, कि नहीं हो सकता। मुझे इस बात का पता भी है कि मैंने जिसको मना किया है उसको तकलीफ है कि मुझे मना कर दिया। झूठी दिलासा नहीं देंगे। हाँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो फिर 4 दिन बाद ये कहे कि भी अभय सिंह ने टेलीफोन किया था और मेरी बात सुनी नहीं गई। लोग कहते हैं कि अभय चौटाला के किसी फोन से अधिकारी को भी, अधिकारी काम कर देते हैं, तो अब भी है नहीं, ऐसा? मैं किसी भी अधिकारी को फोन करता हूँ, मैं उसको जब तक मेरी अपनी तसल्ली नहीं हो जाती तब तक फोन नहीं करता। जब मुझे तसल्ली हो जाती है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है तो फिर मैं खुल करके अगले को कहता हूँ इसके साथ गलत हो रहा है, अरे आपकी जिम्मेवारी है। लोग देखिए मानते ये थे अधिकारी को भी सुनो ना, मैं जिसको फोन करके कहता हूँ उसको भी काम इसलिए करता है वो मेरा कि उसको भी इस बात पे मेरे पे भरोसा हो जाता है कि यार अभय सिंह ने टेलीफोन किया है तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है इसके साथ। ब्यूरोक्रेसी सीरियस लेती है जी? आपको लेती है, बिल्कुल। फोन करने से अगर जायज काम है तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम से लोग सरकार में नहीं। आप ब्यूरोक्रेसी में किसी से जाकर के पूछे, पता करें। आपने एक बात कही कि अगर काम नहीं होता होगा या काम ठीक नहीं होगा मैं पहले इनकार कर दूंगा।
आपको नहीं लगता कि आप पॉलिटिक्स जैसे फील्ड में हैं, आपको इस बात का नुकसान हुआ होगा कि कोई फिल्टर नहीं है, कोई गेट कीपिंग नहीं है, आपका जो दिल हुआ आपने वो कहा, जो ठीक लगा वो कहा। आपको कभी ऐसा तो नहीं लगता कि मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ? देखो, अपना अपना तरीका होता है काम करने का सबका। मैं अपने काम करने के तरीके से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट है? आपको सही लगता है तरीका? हाँ, मुझे सही लगता है। सरकार के कामकाज को, क्योंकि 1 साल हो गया है करीब। मेरे बहुत सारे साथी मुझे कहते भी हैं पर्ची पकड़ने में क्या लगता है। मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपनी इमेज में कहा औरों जैसे नहीं बनाना चाहता। कि अभय सिंह ने पर्ची ली, जेब में डाल ली और थोड़ी दूर चलने के बाद गाड़ी में से फाड़ करके फेंक दी। मैं ये इमेज नहीं बनाना चाहता। इससे वोट की पर्ची का नुकसान तो नहीं होता? ना, कोई नुकसान नहीं। इससे नुकसान की बजाय विश्वास होता है लोगों को, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है आपकी। सरकार के कार्यकाल, बहुत सारे लोगों की चर्चा सुनते हैं हम, नेताओं की सुनते हैं। बोला भाई पर्ची तो 1 मिनट में पकड़ लेके, हर वेला बाहर जा करके फिर पर्ची पाड़ के फेंक भी देगा। तो आपके शुभचिंतक तो आपको कहते होंगे कि कम से कम हाँ तो कर दीजिए, आप काम होना हो। कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, मेरे साथ बैठे हुए कह देते हैं पर्ची पकड़ने में क्या लगा था तेरा, मना नहीं करना था। तो मैं उन्हें कह दूंगा भाई तुम लोगों ने बहुत पर्चियां पकड़ी थी, तुम अपनी हालत तो देख लो एक बार। अपने बेटों के राजनीतिक भविष्य को कैसे देख रहे हैं? कर्ण और अर्जुन इस वक्त जहां पर हैं, अब वो संतुष्ट हैं आप? अब वो बेजर हैं। अब उन्होंने अपनी राजनीति आगे कैसे करनी है, मैं उनको एक बात खुल के कहता हूँ कि किसी के साथ विश्वासघात मत करना, बस आगे बढ़ना, लेकिन विश्वासघात नहीं करना किसी से। मैं सरकार को लेकर भी थोड़ी बात आपसे कर लूं। 1 साल हो गया नायब सरकार को, कैसे आप? नायब सिंह को आप मुख्यमंत्री मानती हैं? जी वो हैं। मैं नहीं मानता। कि अलग अलग मुख्यमंत्रियों की हम बात करें, मनोहर लाल, भूपेंद्र हुड्डा, नायब सैनी, इनमें से कोई बेटर लगता है अभय चौटाला को कार्यशैली से? आप एक चीज बताओ मुझे, ये तीनों मुख्यमंत्री बने, कर्जा बढ़ा कि नहीं बढ़ा प्रदेश का? तो फिर अच्छे मुख्यमंत्री होते तो कर्जा क्यों बढ़ता? फिर कर्जा नहीं बढ़ना चाहिए। कोई 19-21 का किसी में फर्क नहीं? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे उसके बाद हुड्डा बने, चौटाला साहब तो पैसा सरप्लस छोड़ करके गए, ये तो रिकॉर्ड की चीज है। विकास के साथ साथ लोग कहते हैं कर्ज भी बढ़ जाता है। नहीं, कर्ज बढ़ता नहीं। अगर विकास आप करोगे, अच्छा है तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, विकास करोगे तो ये मान के चलो। अगर इंडस्ट्री लाओगे तो रेवेन्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फिर विकास कहाँ है? विकास किसको कहते हो आप? नहीं, विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है, बाकी जो इन्होंने पता है विकास किसका किया? अपने चैत्य लोगों का। आज ये देखो, गंदगी के नाम के ऊपर भी पैसा खाया जाता है, करोड़ों करोड़ों रुपए के घोटाले। कोई दिन, एक दिन बताओ हरियाणा में आज जिस दिन कोई ना कोई नया घोटाला उजागर नहीं होता, तो फिर विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? आपने विधानसभा में भी पहले कुछ मुद्दे उठाए थे। पहले तो विनाश हुआ, अब सत्यानाश है। सत्यानाश हो रहा है। हाँ, इतना बड़ी लूट है कि आप सोच भी नहीं सकते। हर डिपार्टमेंट में लूट मचा रखी। आप पिछली जो गठबंधन सरकार अब तो इनके अपने एमएलए ये कहते हैं कि कलर भी पैसे मांगे क्या? तो ये जो करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस की बातें हैं, ये केवल हवा हवाई है, आपको लग रहा है? सरकार है ही नहीं, स्वयं करप्शन के कुछ नहीं है प्रदेश में, केवल करप्शन, गुंडागर्दी, करप्शन, बेरोजगारी। एक मुद्दा ऐसा जो पहले भी आप लोग उठाते रहे एसवाइएल का, अभी हाल फिलहाल आपका बयान भी आया है कि इनेलो क्योंकि रीजनल पार्टी है तो हम इसकी लड़ाई लड़ सकते हैं। हम ही लड़ेंगे और हम ही पानी लेकर के आएंगे, इसके स्वयं कोई दूसरा पानी ले ही नहीं सकता। ना बीजेपी ला सकती, ना कांग्रेस ला सकती, इनेलो ही लेकर आएंगे। ये तो बयान भी नहीं दे सकते ढंग से। हम पक्का लेके आएंगे। जिस दिन हमारा राज बन गया, हम केंद्र की सरकार को मजबूर कर देंगे कि लियाओ नहर बना के। अभय सीएम ही बनेंगे जब बनेंगे, कैबिनेट मंत्री नहीं बनेंगे? ना, किसी के अंडर कैबिनेट मंत्री नहीं रहेंगे। मैं अगर किसी के नीचे जाकर के काम करूंगा तो जो मेरी सोच है, जो मेरा मिशन है, मैं उसको पूरा नहीं कर सकता। मैंने चौधरी देवीलाल के सपनों को बहुत आगे लेकर के जाना है। मैंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो संघर्ष था, उस संघर्ष के बलबूते पे राज बना करके लोगों की सेवा करनी है। बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे। नहीं तो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। मैं कब कह रहा हूँ कि हम पीछे हटेंगे। तो चुनाव आते आते, जो कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी जिस बात में यकीन रखते थे, तीसरे मोर्चे की अगर दरकार होगी तो चुनाव आते आते उस पर भी काम होगा। बिल्कुल करेंगे, आगे बढ़ेंगे इस चीज पे। अभी आप देखना, इंडिया गठबंधन जो है उसमें बिखराव आएगा और फिर उनको
तीसरे मोर्चे की जरूरत पड़ेगी। तीसरे मोर्चे को हमने बहुत बार प्रयास किए, हम फिर प्रयास करेंगे अंतिम सवाल और फिर चौधरी देवीलाल की जयंती पे ही प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल आपसे, इलाहाबाद के लोग आपको देख रहे हैं, हरियाणा के लोग आपको देख रहे हैं, क्या संदेश इस वक्त जबकि करीब करीब 1 साल हो गया है चुनाव को? वो लोगों से एक ही बात करता हूँ मैं तो, प्रदेश के लोगों से आज भी वही बात है कि हमें अपने मिशन में आगे बढ़ना है और मिशन में आगे बढ़ने के लिए लोगों को अपने साथ जोड़ना है। आएंगे लोग साथ आपके? INLD का एक एक कार्यकर्ता हर रोज समय निकाले और पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद आपका। अभय सिंह चौटाला को आपने सुना, बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया गया है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, ताऊ देवीलाल की नीतियों, उनकी विचारधारा को आगे लेकर जाएंगे, हरियाणा में अगली सरकार बनाएंगे, ये भी दावा इनकी ओर से किया गया।